सब चल रहा था आसाराम बापू का, तो फिर ये क्रिमिनल केस, ऐसा केस है कि इस केस पे सब हंसेंगे। ये आश्रम के कोई वार्डन्स, उन्होंने तो दिया था बयान कि हाँ बापू ने मुझे बोला कि इस लड़की को तैयार करो। ऐसा बयान उन्होंने कहीं नहीं दिया। उस घटना के टाइम पे बापूजी एक कपल की सगाई करवा रहे थे, तो लोग मोबाइल से फोटो खींच रहे थे, तो बापू बोले ये फोटो बहुत काम आएगी। तो इसको कोर्ट ने माना। अगर एक आईपीएस लेवल का पुलिस अफसर कह रहा है धारा 376 नहीं बनती है, तो वो किस आधार पे कह रहा होगा? आपने तय कर रखा है कि संत के खिलाफ जो मनवाए करेंगे, कर लो भाई, ऊपर भी तो कोर्ट है, वो बख्श देगा। हमारे देश में सबसे बड़ा सिस्टम जो कमजोर है वो न्याय प्रणाली है। बापू का हीमोग्लोबिन 3.5 हो गया, हम चिल्लाते रहे, कोई सुनवाई नहीं। तो बापू यूं पकड़ के बैठ जाते थे, घंटों सो नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, खा नहीं पाते थे। और फिर उस जेल में 800 की कैपेसिटी है, 1450 कैदी हैं, उनके बीच में बापू को रखा गया। उन कैदियों के बीच में बापू रह रहे हैं, इतनी सारी परेशानियां झेल रहे हैं, तो परेशानियां तो बढ़ेंगी। जो अच्छे लोग हैं, जो देश के लिए समाज के लिए ज़रूरी लोग हैं, वो सलाखों के पीछे रह जाएंगे, और जो देश के लिए ख़तरनाक और घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं, वो बाहर मज़े करते रह जाएंगे। इतना अच्छा सब चल रहा था, आसाराम बापू का काफ़ी प्रभाव रहा है, हमने खुद से देखा है, करोड़ों करोड़ों उनके श्रद्धालु। तो आप इतना अच्छा उनके लिए बता रही हैं कि उनसे इतने बड़े बड़े लोग, पीएम तक उनसे सलाह लेते थे, तो फिर ये क्रिमिनल केस, जेल जाना अभी तक। चलिए मैं केस की भी बात करती हूँ। पहले बात करते हैं कि जेल क्यों गए बापू। केस कोई बिना कारण तो नहीं लगाता, कारण रहता है ना। लड़की ने जो केस लगाया है, उस लड़की ने ये कहा है वो छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ती थी, ठीक है, और उसने ये कहा है कि मुझे छिंदवाड़ा गुरुकुल से कहा गया कि अपनी मम्मी पापा के साथ जोधपुर आना है। अगर किसी का रेप करना है किसी को, तो वो ये कहेगा कि मम्मी पापा को साथ लाओ। आपके आश्रम के कोई जो भी वहाँ पे रहते हैं, संचालिका या जो भी होते हैं वार्डन्स, उन्होंने तो दिया था बयान कि हाँ बापू ने मुझे बोला कि इस लड़की को तैयार करो। नहीं, ऐसा बयान उन्होंने कहीं नहीं दिया, ये सिर्फ अखबारों में छपा है। हाँ, अगर आप कोर्ट के ऑर्डर, हाँ अखबारों में तो बोला है कि रेप हुआ है, जबकि रेप की धारा ही नहीं है। रेप की धारा नहीं है? नहीं, कोर्ट में रेप की धारा नहीं लगाई गई है। आईपीसी जो थी 376 आईपीसी धारा जो है वो रेप की है जी। उसके बाद जो आईपीएस ऑफिसर जो उस केस को देखते थे, लांबा जी, उनका बयान है इंडिया टीवी में, इंडिया टुडे में, आज तक में, सब जगह आप देखना नेट पे। वो ये कह रहे थे कि धारा 376 नहीं बनती है। अगर एक आईपीएस लेवल का पुलिस अफसर कह रहा है धारा 376 नहीं बनती है, तो वो किस आधार पे कह रहा होगा? चलो उसको भी छोड़ो, हम उस तक जाते ही नहीं, हम इसी बात पे रहते केस क्यों हुआ, ठीक है। वो लड़की छिंदवाड़ा से आती है, जोधपुर आती है, जोधपुर में बापूजी सत्संग कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वो दिल्ली आती है, और दिल्ली में वो जो एफआईआर लिखवाती है वो कमला मार्केट थाने में लिखवाती है, और रात को 2 बजे जाके लिखवाती है, और 0 एफआईआर करवाती है। एक तो 0 एफआईआर रात को 2 बजे क्यों हो रही है? जिस दिन घटना हुई उसी वक्त हो जानी चाहिए एफआईआर। अगर मान लो प्रॉब्लम, हाँ डर होगा, चलो मान लिया आज डर है, कल डर है, परसों डर है, 3 दिन में ऐसा क्या हो गया कि आपका डर निकल गया? आगे सुनो, फिर वो लड़की जब उस लड़की का जहाँ स्टे है, वहाँ जब वो स्टे करती है, तो वहाँ पीछे से सिटकनी बंद कर देते हैं, क्योंकि एक घर में लोग रहते हैं, और इधर बालकनी में ऐसा बरांडे से में उनको सोने की जगह मिली है, अंदर वो लोग सो रहे हैं। तो फिर जब वो सोते हैं तो वो सिटकनी लगा देते हैं कि ये सुबह हम खोल देंगे, ठीक है। रात में उन्होंने सिटकनी लगा दी 9 बजे, सुबह वो सिटकनी खोलेंगे, सुबह सिटकनी खोल रहे हैं, और वो लड़की फ़ोन पे बात कर रही है, और फ़ोन पे उचक उचक के बात कर रही है। उसका बयान है कोर्ट में, उसने दिया है, जो मालिक है उस मकान का, जिसके घर वो 2 दिन रही है, उसका बयान है कि ये तो बच्चों को 600, बच्चों को 200 रुपये दे के गई है। अगर किसी का रेप होगा, वो छोटे बच्चों को टॉफ़ी खाने के लिए रुपए देगा कि ये लो टॉफ़ी खा लेना,
है, टॉफ़ी खा लेना। आगे सुनो, उस समय जो उसने एफआईआर करा दी, एफआईआर का जो उसने टाइमिंग बताया, टाइमिंग बताती है कि मेरा 9 साढ़े 9 के बीच में रेप हुआ है, ठीक है, रात के, ठीक है। और वो एक हाथ से मुंह बंद कर रखा है और एक हाथ से कपड़ा खोल रहे हैं उसका। एक बुजुर्ग आदमी में इतनी शक्ति है कि वो एक हाथ से लड़की का मुंह बंद कर देगा और एक हाथ से उसकी सलवार खोल देगा। एक हाथ से सलवार हम नहीं खोल सकते अपनी, कोई दूसरा कैसे खोल देगा? टेक्निकली भी देखो तो कितने बड़े फ्लॉज हैं। अच्छा आगे सुनो, उस लड़की ने बयान में ये भी कहा है कि मुझे आसाराम ने दूध दिया। जब उस दूध दिए की घटना को कोर्ट में खोला गया, पूछा गया कि दूध कहाँ दिया गया, तो बोलती है शायद बैल्कनी में दिया था। कोर्ट में कभी शायद चलता है? फिर दूसरे टाइम उसने बयान में बोला कि नहीं नहीं रूम में दिया था। फिर तीसरे टाइम बोलती है कि नहीं गार्डन में दिया था दूध देने की घटना। अच्छा किसने दिया था? शायद कोई सेवक ने दिया था। नहीं नहीं आसाराम बापू ने दिया था। किस में दिया था ये नहीं पता, किसने दिया था ये नहीं पता, कहाँ दिया था ये नहीं पता। ये तो सच कहाँ से होगा? मान लो झूठ गई, मान लो भूल गई, ठीक है ना। आप कहते हो कि घबरा गई थी, भूल गई थी। दूध पिया था ना उसने जी, ठीक है। पीने के बाद बैठी है, खड़ी है, ये तो ये भी नहीं याद रहेगा उसको, ये भी नहीं याद रहेगा दूध पीने के बाद क्या हुआ, चक्कर आए, गिर गई, खड़ी हुई, कुछ नहीं, मुझे याद नहीं था अच्छा फिर उसके बाद का बयान जब उससे पूछा गया, जिस कमरे में रेप हुआ बताती है वो, उस कमरे का वृतांत जब उससे पूछा जाता है तो वो कहती है कमरे का दीवारों पे पेंट ये वाला है, पेंट सही बता रही है, फ्रिज यहाँ रखा है सही बता रही है, एसी कहाँ है सही बता रही है। फिर उससे पूछा गया सोफ़ा कहाँ रखा था, तो बोलती है अंधेरा था मुझे दिखाई नहीं दिया। उस अंधेरे में उसको पेंट दिख गया, बिजली का बोर्ड दिख गया, फ्रिज दिख गया, एसी दिख गया, सोफ़ा नहीं दिखेगा इतना बड़ा, अंधेरा तो मुझे दिखाई नहीं दिया। इतने सारे फ्लॉज और कोर्ट में कोई रोक नहीं रहा। एक ट्रायल कोर्ट था, उसने बाकी 3 चीजें तो ठीक बताई, पेंट ठीक बता रही है, एसी ठीक बता रही है, आप खुद बता रहे हैं। सोफा कहाँ था बताती, दूध किसने दिया बताती, उसके बाद घटना कितने बजे बताती। और फिर जब एक हाथ से आप खुद अपनी सलवार नहीं खोल सकते, कोई तीसरा आदमी आपकी सलवार एक हाथ से कैसे खोल देगा? टेक्निकल कितना बड़ा फ्लॉ है आप देखो। फिर आपके चेहरे पे कोई भाव नहीं। अगर आपका रेप हुआ है, आपके अंदर घबराहट होनी चाहिए, डर होना चाहिए, आप चुप होनी चाहिए, घबराहट होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। अगर आपका मुंह अगर 1.5 घंटा दबा है तो होंठ यहाँ कहीं ना कहीं निशान होना चाहिए। मेडिकल चेकअप हुआ, उसमें कहीं कोई खरोच नहीं, कोई निशान नहीं, उसका साइमन इंटैक्ट। मेडिकल रिपोर्ट में, सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट, वो तो हमने नहीं करवाई, वो तो पुलिस ने करवाई। तो जब सब कुछ ठीक है, और ये मेडिकल जो है वो 3 दिन के बाद हुआ है, उसको जब पुलिस में केस हुआ उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये तो हो गया, ठीक है ना। अब इसके उसने कितनी बार बयान बदला, अगर आप उसके बयान उठाओगे ना तो हंस दोगे जोर जोर से, पेट पकड़ के हंसोगे। ये ऐसा केस है कि इस केस पे सब हंसेंगे। ये केस ही नहीं है, थोपा हुआ है केस। हर जगह उस लड़की का झूठ पकड़ में आया। जब उसकी कॉल डिटेल हमने पेश करी, 2-3 दिन की उसकी कॉल डिटेल, उसने बताया 19 अगस्त का हादसा है, ठीक, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 लगातार हमने कॉल डिटेल उसकी सामने रख दी कोर्ट में। उस कॉल डिटेल में जो जिस समय वो बता रही है उसका रेप हुआ, उस समय तो वो फ़ोन पे बिजी है। कॉल डिटेल बता रही है, वो तो हमने झूठ नहीं बोला, कॉल डिटेल तो झूठी नहीं है। उसका फ़ोन नंबर जिसके साथ वो बात कर रही है वो व्यक्ति उसी छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ाता था, अब भाग गया। तो क्या बात कर रही होगी? 1.5 घंटा 2 घंटा आप उसके साथ क्या बतिया रही थी? सब्जेक्ट एग्जाम देना था, मार्क्स लाने थे, और उस समय वो फ़ोन पे बात कर रही है। अच्छा और सुनो, हमने वो फोटोज़ पेश करी क्योंकि जब जो घटना का उसने टाइम बताया है, उस घटना के टाइम पे बापूजी एक कपल की सगाई करवा रहे थे। कोई दुबई से कोई लड़का या लड़की आए थे और उनका बापूजी, उनके पेरेंट्स ने कहा कि बापूजी हमें ये लड़की ये लड़का पसंद है और हमें अब कल हमारा ये शादी का मुहूर्त है, आपसे शुरुआत हो जाए तो अच्छा है। तो बापू बोले वैसे दिन के समय करना चाहिए सब, तो कोई बात नहीं, जयमाला ले आओ। जयमाला भी नहीं मिली तो बापू बोले ऐसे ही मंत्र पढ़ देता हूँ, तुम एक दूसरे को बात कर लो, ठीक है, अंगूठी रिंग सेरेमनी बाद में कर लेना। तो ऐसा करके सगाई बापूजी ने उस समय करवाई। तो लोग मोबाइल से फ़ोटो खींच रहे थे, फोटोग्राफर तो था नहीं, तो मोबाइल से जब फ़ोटो खींच रहे थे तो बापू बोले ये फ़ोटो बहुत काम आएगी,
संसार में इन फोटो का नाम होगा, चर्चा होगी। हमें लगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं भैया, चर्चा संसार में एक फ़ोटो की क्यों होगी, एक कपल ही तो है, सगाई हो रही है, वो बहुत बड़े आदमी भी नहीं है। तो खैर वो सगाई हुई, सगाई की फ़ोटोज़ हुई, वो फ़ोटोज़ हमने कोर्ट में पेश करी कि ये जो घटना का टाइम इसने बताया है, उस घटना के टाइम पे वो लड़की वहाँ बैठी हुई है, वो पूरा ग्रुप बैठा हुआ है। बापू चेयर पे बैठे हैं, कुछ पेरेंट्स बैठे हैं, कुछ श्रद्धालु बैठे हैं, उसमें वो माँ बाप और बेटी भी अलग अलग बैठे हुए हैं, इकट्ठे भी नहीं बैठे। और हमने सर्कल डाला है कि ये रही वो लड़की, ये रही उसकी माँ, ये रहे उसके पिता, घटना के टाइम। तो इसको कोर्ट ने माना? कोर्ट सुन ही नहीं रही हमारी, सुनती तो जेल से ऐसा बाहर क्यों? होते। ये बड़ी लंबी कहानी है। जब आपको नहीं सुनना तो आपको नहीं सुनना, जब आपको सुनना है तो देखो, उसी कोर्ट में एक सेलिब्रिटी बंद थे, उसी जेल में, बापूजी की जेल में। उस सेलिब्रिटी के लिए एक सत्ता पक्ष से फ़ोन आता है और उस सेलिब्रिटी को शनिवार को रात को 8 बजे बेल मिल जाती है। पहले छोड़ दिया गया, बाद में कोर्ट का ऑर्डर आया। अमूमन होता क्या है, कोर्ट का ऑर्डर पहले आता है, जेल से छूटता बाद में है। इस केस में वो जेल से छूटा पहले है, कोर्ट का ऑर्डर बाद में आया, वो भी शनिवार की रात को 8 बजे। ऐसा क्यों, पूछो क्यों? ये हमारे देश में सबसे बड़ा सिस्टम जो कमज़ोर है वो न्याय प्रणाली है। बाकी सब प्रणालियों में सुधार हो गया है। एक कानून पक्ष का जो प्रणाली है, न्याय प्रणाली, इसमें बहुत सारे सुधार की गुंजाइश है और ये सुधार करना ज़रूरी है। वरना जो अच्छे लोग हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए ज़रूरी लोग हैं, वो सलाखों के पीछे रह जाएंगे, और जो देश के लिए ख़तरनाक और घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं, वो बाहर मज़े करते रह जाएंगे। बापू को जब जेल ले जा रहे थे, देखो उस समय मीडिया का रोल देखो क्या था। मीडिया का रोल क्या होता है कि जो घटना हो जाए उसको आप एज इट इज़ बताओ। आज क्या होता है, घटना होती नहीं है, वो बताते हैं और फिर घटना होती है, बना देते हैं। उन्होंने क्या किया, दिखाया। 31 अगस्त की रात को 12 बजे बापूजी को इंदौर की आश्रम से अरेस्ट किया। एक चैनल ने, नेशनल चैनल ने, 2-3 चैनलों ने चलाया। क्या चलाया सुनो। मैं उस समय किसी के घर थी और उन्होंने कहा कि दीदी देखो बापूजी अरेस्ट हो गए। हमने टीवी खोला तो उस चैनल में चल रहा था कि बापूजी को, बापूजी की कुटिया की दीवार को तोड़ के, खिड़की हटा के, उसमें से बापू को खींच के निकाला गया और फिर अरेस्ट किया गया। मैंने कहा यार बापू ऐसे नहीं है। मैं इंदौर गई, मैंने कहा अपन नहीं बैठेंगे, अपन देख के आएंगे हुआ क्या है। 2-3 दिन बाद मैं इंदौर गई। मैंने इंदौर के संचालक से पूछा, आश्रमों में टीवी तो होता नहीं, संचालकों को क्या पता टीवी में क्या दिखा रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कुछ भी, उनकी अपनी दिनचर्या होती है। तो मैंने कहा भाई कहाँ, कौन सी कुटिया की कौन सी दीवार तोड़ी थी बापू को अरेस्ट करने? बोले दीदी दीवार तोड़ी थी। मैंने कहा ऐसा चलाया है मीडिया में? मैंने कहा ईंटें भी दिखाई हैं। अच्छा ईंटें गीली थी क्या? अब मुझे तो याद नहीं था। मैंने कहा कुछ ऐसी थी। अरे दीदी वो सड़क के उस तरफ बिल्डिंग बन रही थी, उसकी एक दीवार गिर गई थी तो पत्रकार वो शूट कर रहे थे, मुझे लगा पता नहीं क्यों शूट कर रहे हैं, वही दिखाया होगा। तो मैंने कहा कुटिया दिखाओ बापूजी की। कुटिया दिखाई तो बिल्कुल इंटैक्ट, कुछ भी नहीं चेंज। मैंने कहा बापू अरेस्ट कैसे हुए? बोले बापू जब बाहर के साधकों को पुलिस लात से, घूंसों से मारने लग गई, धड़ 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 धड़, तब बापूजी ने सिटकड़ी खोली, बाहर आए, बोले मेरे बच्चों पे वार मत करो, चलो कहाँ चलना है मैं चलता हूँ। ऐसे बापू अरेस्ट हुए। हुआ क्या था और बताया क्या है। एक अखबार ने लिखा कि बापूजी जहाज में बैठे थे, मतलब जोधपुर से बापू को दिल्ली एम्स लाया गया था कुछ चेकअप के लिए, तो बाय एयर लाए थे, तो जहाज में बैठे, तो उसने अखबार ने छापा, बापू एयर होस्टेस से पूछ रहे एक ब्रेड मुझे भी दे दो, तुम इतनी सुंदर हो। क्यों सुंदर हो? एक संत ऐसे बात करेगा? ये सब छपा उसमें। मैंने कहा यार, फिर मैंने पूछा उस साधक से जो बापू के साथ आया था, मैंने कहा बापू जब चेयर पे बैठे थे एयर बस में तो आसपास क्या था, कौन था? बोला दीदी आगे ये था, पीछे ये पुलिस वाला था, यहाँ पे ये था और उसके पीछे वाली सीट पे मैं था। मैंने कहा कोई महिला वहिला से बापू ने बात की? बोले नहीं। और बताओ, कोरोना काल आया, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, जो कैदी हैं, जिनका व्यवहार जेल में सही है, उन्हें बीमारी ना बढ़ जाए, उन्हें घर भेजा जा सकता है, भेज देना चाहिए। सभी कोर्ट को ये डिसीजन, सभी स्टेट को ये बताया गया था।
सबको भेजा गया, हमारे बापू को नहीं भेजा गया, कोरोना होने के बाद भी नहीं भेजा। बापू को कोरोना हो गया, रेमडेसिविर देना पड़ा, बापू का हीमोग्लोबिन 3.5 हो गया। हम चिल्लाते रहे, कोई सुनवाई नहीं। हमने कहा नियरेस्ट आश्रम में भेज दो, हाउस अरेस्ट कर दो, किसी को जाने की मिलने की अनुमति मत दो, हाउस अरेस्ट कर दो, कम से कम वातावरण बदलेगा। वो इस माहौल में, जिस आश्रम में रहते रहे हैं, उस माहौल में उनको थोड़ा रिलीफ होगा। नहीं सुना। कुछ समय बाद गुजरात में 2 बहनों ने आरोप लगाया कि मेरा रेप किया। ठीक है, वो लड़की बोलती है कि 2004-5 में रेप हुआ। अरे 2003 में बताया रेप हुआ। 2003 में बड़ी बहन का रेप हो गया तो वो छोटी बहन को क्यों समर्पित करेगी आश्रम में? अगर बड़ी बहन त्रस्त है तो छोटी बहन को बोलेगी तू मत आ। छोटी बहन भी समर्पित हो गई। कुछ साल बाद वो चली गई, शादी कर ली, बच्चा भी पैदा हो गया, अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही है। अब बापू जेल में है तो बोलती है मेरा रेप किया, कई बार किया। अच्छा, जिस डेट का रेप बताती है, जिस जगह का रेप बताती है, उस जगह पे उस दिन ना तो नारायण साईं थे ना बापू थे, वो कहीं और सत्संग कर रहे थे। हमने वो जगह बता दी। अच्छा, फिर सत्संग करें तो उसका तो मतलब पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक है वहाँ पे, तो उसका तो हमने वो वीडियो दिया। उन्होंने उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई, फॉरेंसिक जांच में वो सही पाया गया, फिर भी सजा सुना दी। आपने तय कर रखा है कि संत के खिलाफ जो मनवाए करेंगे, कर लो भाई, ऊपर भी तो कोर्ट है, वो बख्श देगा। अभी हाल ही में आपने एक प्रेस रिलीज की थी बापू जी के सेहत के लिए, कैसी सेहत है अभी उनकी? बापूजी को पिछले कुछ दिनों में लगातार 3 बार हार्ट अटैक आया, और हार्ट अटैक इतना सीवियर हुआ था कि जोधपुर एम्स में जब एडमिट किया गया तो बापू 22 दिन वहाँ रहे। उसमें जो चेकअप वगैरह हुए, उन चेकअप में बापूजी को कई सारी बीमारियाँ थी। बापूजी को 3 मेन आर्टरीज़ में ब्लॉकेज है, 99% है, 90% है, 78% है। अगर इतना ब्लॉकेज 3 मेन आर्टरीज़ में हो तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। बापू उस पीड़ा के साथ चल रहे हैं। बापू को जो लोअर इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे लगातार रक्त का स्राव होता है, ब्लीडिंग हो रही है। बापूजी की प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी हुई है। बापूजी को डायबिटिक हो गया है, कमर में दर्द होता है, चलने फिरने की शक्ति लगभग ना के बराबर हो गई है। तो ये सारी प्रॉब्लम, इससे पहले जब बापू जेल नहीं गए थे, बापूजी को एक दिमाग में एक दिमाग में एक पीड़ा होती थी, उसको ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया कहते हैं। वो बीमारी करोड़ों में 1-2 लोग को होती है। वो भयंकर पीड़ा होती है सिर में, भयंकर, बहुत ज़्यादा होती है। वो प्रसव की पीड़ा से भी ज़्यादा पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है वो। तो उस पीड़ा को बापू सह लेते थे, क्योंकि बापू अपना इलाज अरोमा थेरेपी से भी करते थे और कुछ एक दवाइयाँ भी लेते थे। ये बात साधकों को नहीं पता थी, लोगों को नहीं पता थी कि बापू को इतनी खतरनाक बीमारी है। फिर भी बापू साधकों में घूम रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं, लगातार देते थे, लोगों की बीमारियों भी कम करते थे। तो ये हमें तब पता चला जब बापू जेल चले गए, अरोमा थेरेपी बंद हो गई, दवाइयाँ बंद हो गई, ये दर्द बढ़ने लगा बापू जी को। तो बापू यूँ पकड़ के बैठ जाते थे, घंटों सो नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, खा नहीं पाते थे। और फिर उस जेल में 800 की कैपेसिटी है, 1450 कैदी हैं, उनके बीच में बापू को रखा गया। उन कैदियों के बीच में बापू रह रहे हैं, इतनी सारी परेशानियां झेल रहे हैं, तो परेशानियां तो बढ़ेंगी। फिर बापू को जब हार्ट अटैक हुआ, एम्स में एडमिट किया गया, तो डॉक्टर्स ने खुद कहा कि इनको इतने सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स है कि इनकी प्रॉब्लम्स का यहाँ इलाज नहीं है, लिख के दिया। फिर वो पेपर लेके हम कोर्ट में गए कि हमें आयुर्वेदिक इलाज ही माफिक आता है, हमें आयुर्वेदिक इलाज दे दीजिए। 2-3 अस्पतालों के हमने नाम दिए कि इनमें से कोई सा भी दे दूँ। माधव बाग हमने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि वहाँ सारी थेरेपीज थी, मतलब सारी फैसिलिटीज़ थी कि अगर आपको अचानक कोई अटैक आ जाए तो इमरजेंसी भी थी, वहाँ पर मशीनें भी थी। तो हमें था कि अटैक तो आता ही है, तो तुरंत अगर आया तो कहीं भागना नहीं पड़ेगा, गाड़ी में बिठाओ दौड़ो, वो नहीं होगा, अंदर 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 इलाज हो जाएगा। इस करके हम मांग रहे थे, तो हमें नहीं दिया गया, तो हमारी सुनी नहीं जा रही थी। फिर साधकों को लगा कि ये तो एक बेसिक राइट है, संविधान में आर्टिकल 21 है, उस आर्टिकल 21 के तहत ये कहा गया है कि हमें अपने हम ससम्मान ज़िंदगी जी सकते हैं, स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं, हमें अधिकार है। तो ये अधिकार कहाँ है बापू के पास? स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। तो वो जब बेसिक राइट भी बापू को नहीं मिल रहा था,
वो बेसिक राइट के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे। सब साधकों ने चंडीगढ़ में रैली निकाली, 14-15 हज़ार लोग सड़कों पर आ गए थे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लोगों ने सवाल भी पूछे, और अम्बाला में रैली निकाली, अम्बाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पानीपत में रैली निकाली, अहमदाबाद में निकाली, शिमला में निकाली, रायपुर में निकाली, छत्तीसगढ़ में निकाली, बरेली में निकाली, लखनऊ में निकाली, मुंबई में धरना करा। मुंबई में मंडे था उस दिन, मैं गई थी। धरना में 5,000 लोग आज़ाद मैदान में बैठे थे। 5,000 लोग, जगह नहीं थी बैठने की। हमें बोलना पड़ा कि आप अपना अपना पर्स अपनी गोदी में रख लीजिए ताकि और लोग बैठ सकें। ये बोलना पड़ा हमको स्टेज से, इतने लोग आ गए थे। अभी तो हमने टाइम नहीं दिया था उनको, प्रॉपर टाइम नहीं समझाया था। मंडे का दिन था और वो भी हमें परमिशन नहीं मिली थी। हमने 7 दिन की परमिशन मांगी, नहीं दी। 3 दिन की परमिशन मांगी आज़ाद मैदान की, नहीं दी। 1 दिन की मांगी, उसमें भी आधे दिन की मिली हमें, 10 बजे से 5 बजे तक। और उसमें भी इतने फॉलोअर्स आ गए। और जब भोपाल में हुआ 10 मार्च को भोपाल में भी था, सूरत में भी था, लखनऊ में भी था, रायबरेली में भी था, और 4-5 जगह, 7 जगहों पे था टोटल। रांची में भी था, तो झारखंड में था। 7 जगहों पर टोटल हुआ था। पटना में 1 दिन बाद हुआ था। तो उस दिन भोपाल में 50,000 लोग आए थे रैली में। इतनी धूप थी। 70 साल की एक महिला, मैंने कहा आंटी आप रिक्शा में बैठ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, इतना धूप में पैदल चल रही हो। बोली बेटा मेरे बापू की बात है, मैं मर भी जाऊंगी तो भी मैं नहीं बैठूंगी गाड़ी में। मैंने कहा यार वो 70 साल की महिला समझ रही है, इन लोगों के कान पे जूं नहीं रेंग रहा। बापू कोई आतंकवादी थोड़ी है जो क्या लग रहा है कि क्यों इतना ज़्यादा खिलाफ कुछ है? ना कुछ इंटरनेशनल दबाव होगा। ये कहानी तो अच्छा, आपने बताया कि बाबू के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, फॉलोअर्स हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं। तो उससे पहले आपने एक और घटना बताई कि उनका फ़ोन आ गया किसी सेलिब्रिटी के लिए और रात को शनिवार के 8 बजे उनको छोड़ दिया गया। आप लोग फ़ोन नहीं करवाते? आप लोग दबाव ऐसे नहीं डलवाते? हमें देखो, हम फ़ोन करवाएं भी तो रेडी कौन होगा। आपको एक घटना बताती हूँ। बापू खुद तैयार नहीं होते इस चीज़ के लिए। मैं एक घटना बताती हूँ आपके लिए, आपको इस विषय आपको जवाब भी मिल जाएगा। मैं गाज़ियाबाद में थी ऑफिस, उस समय मैं एक चैनल में काम करती थी, बड़े पद पे थी। तो पास में ही बापूजी का सत्संग था, तो मैंने कहा चैनल से थोड़ी देर के लिए निकल जाती हूँ। मैंने गाड़ी उठाई और मैं सत्संग पंडाल पे पहुँच गई, गाड़ी रखी। तो मैंने क्योंकि जीन्स टी शर्ट पहना था तो इसलिए मैंने कहा पीछे बैठ जाऊँ, क्योंकि जीन्स टी शर्ट में आगे बैठना थोड़ा, ऑफिस में अमूमन यही कपड़े पहनते थे हम लोग, पत्रकार लोग हैं। तो मैं थोड़ा सा साइड में खड़ी थी। तो फिर इतने में बापूजी ने इशारा किया कि आगे आ जाओ। फिर बापूजी बोले कि अभी जो मेहमान आ रहे हैं उनका स्वागत करो आप, मतलब माइक में। तो मेरे को पता था कि एक सांसद आ रहे हैं, तो मैंने कहा बापू मैं नेताओं का स्वागत नहीं करूँगी। तो बापू बोले कि आदेश है मेरा, गुरु की बात नहीं काटते। तो मैंने अनमने उनके लिए 4-5 लाइनें बोली कि फला फला पार्टी के फला फला ये आए। तो बापू बोले अच्छा। बापू ने मेरी बात बीच में काटी। थोड़ी देर बाद में, मतलब मैंने ऐसे मैंने कहा जी बापू तो यही है। तो बापू बोले अच्छा ठीक है। फिर स्टेज से जब उतरे तो बापूजी ने, वो सांसद थे, महज एक सांसद, बापूजी ने उनको बोला कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम बहुत बड़े पद पे पहुँच जाओगे। ऐसा मैं वहीं खड़ी थी, सुन रही थी सब कुछ, और मैंने उनको देखा। मैंने कहा बरस रही है कृपा आज आप पर। तो वो खुश हुए, मुझे भी उन्होंने धन्यवाद किया। ये शॉट है मेरे पास, अगर वो बुक करेंगे तो मैं शॉट दिखा दूंगी उनको, क्योंकि वीडियो झूठ नहीं बोलता। फिर थोड़ी देर में बापूजी ने उनको जल दिया। बापू बोले ये जल ले लो और ये जल ग्रहण करो, तुम बहुत जल्दी बड़े पद पे पहुंचोगे। मैंने उनको कहा कि इसकी एक बूंद भी नीचे मत गिरने देना, इसमें बहुत कुछ दिया है बापू ने आपको। तो बोले जी बहन जी, जी बहन जी, ऐसे किया उन्होंने मुझे। उनका ठीक है। फिर वो चले गए। कुछ दिन बाद वो एक पार्टी के अध्यक्ष बने, और कुछ दिन बाद, इलेक्शन के बाद, वो जीते, फिर कैबिनेट मंत्री बने। बापू अब तक जेल पहुंच चुके थे। आप उनका नाम बताएंगी? नहीं बताऊंगी, बेचारे अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्यों परेशान करूँ किसी को। उनको जीतने दो, भगवान करे जीत जाए, इतने बुरे इंसान भी नहीं हैं। तो क्या हुआ कि कुछ दिन बाद हमारे साधक भाई बहन उनके पास गए, क्योंकि वो तो आए थे, लोग जानते थे, आशीर्वाद सबके सामने दिया था बापूजी ने। तो वो लोग गए, बोले बापू जेल में हैं, बापूजी को खाना भी नहीं पहुंच रहा, थोड़ी आप कुछ करिए।
बापूजी को गलत केस में फंसाया, जो सीधे साधे साधकों ने जो बोलना था बोला अपने हिसाब से। उनकी इस ज़ुबान से क्या निकला पता है? बोले हम जानते हैं आपके बापू निर्दोष हैं, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। साधक भाई बहनों ने मुझे बताया कि दीदी आज हम यहाँ गए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे बोला। मैंने कहा वो मजबूर है और हम बेवकूफ़ हैं।